फिक्रे दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये बवाल कहाँ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। अरे आप, नमस्कार। मैं आप ही लोगों का इंतज़ार कर रही थी। आप समझ ही गए होंगे मैं किस तरह के मिजाज में हूँ आज। बात करेंगे एक बहुत खूबसूरत मखमली आवाज़ के बादशाह जगदीश सिंह साहब की। बचपन से सुनती आ रही हूँ उन्हें, तो उन्हें अगर मैंने अपने किसी वीडियो में नहीं कैप्चर किया तो शायद कुछ कम हो जाएगा, कमी रह जाएगी मेरे काम में। जगदीश सिंह साहब एक रोमानी अंदाज के साथ आते हैं इंडस्ट्री में, पूरा एक मार्केट कैप्चर करते हैं, सबके जहनों पर अपना एक पहरा डाल देते हैं और ख़ूबसूरती से उस चीज़ को कायम रखते हैं काफ़ी समय तक। साहब का जन्म हुआ था 8 फरवरी 1941। फरवरी का महीना ज़रा रोमानियत का महीना माना जाता है, प्यार मोहब्बत का महीना माना जाता है। शायद ये प्यार जो है वो दिल में लेकर ही पैदा हुए थे, खुदा ने उन्हें वो बख्शा था। तो वही प्यार शायद वो आगे लेके गए अपनी आवाज़ में, अपने गज़लों में। उसके माध्यम से उस मोहब्बत को, उस खुलूस को उन्होंने जनता तक, लोगों तक, सुनने वालों तक, चाहने वालों तक पहुँचाया। साहब कहते हैं कि उनका पहला प्यार अधूरा रह गया। उसके घर के सामने साइकिल की चेन का टूट जाना या साइकिल के पहिए के हवा निकल जाना, ये आम बात हुआ करती थी। पर वो प्यार मुकम्मल ना हो पाया कभी, वो वहीं ख़त्म हो गया और वो वहाँ से चले आए मुंबई अपनी मकसद की तलाश में, अपने आप की एक आइडेंटिटी बनाने के लिए मुंबई चले आए। और शास्त्रीय संगीत उन्होंने घर पर अपने बचपन से ही सीखते आ रहे थे। उनके पिता ने उन्हें सिखाया, जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे। माहौल संगीत में हुआ करता था घर का, तो वो सीखना और उसको अडॉप्ट करना बहुत आसान हो गया था उनके लिए। पर मुंबई आके उनके स्ट्रगल शायद ज़्यादा बढ़ गए थे। मुंबई आते ही उन्हें काम, क्योंकि उस ज़माने में गज़लों का एक बहुत ज़्यादा वेटेज गज़लों को नहीं मिलता था, वो ज़माना अलग था। म्यूज़िक, हिप हॉप, ये सब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा चल रही थी उस समय। शांत और लहर में बह जाने वाले म्यूज़िक के लिए बहुत कम सुनने वाले थे, तो उन्हें बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा। कई कॉलेजेस में गाने गाए, मशहूर लोगों की पार्टीज़ में गाने गाए। और 65 में जब वो मुंबई आए थे, पहली बार मुंबई आए 65 में, तो ये सिलसिला चलता रहा। इसी तरह उनकी कमाई होती रही और थोड़ा बहुत जो कमाते थे वो ज़िंदगी बसर करने के लिए उसका सहारा बनता था। लेकिन उनको करना था प्लेबैक सिंगिंग। उस समय बहुत दिग्गज कलाकार, गायक इंडस्ट्री में मौजूद थे, तो उनके कहीं भी रास्ता उन्हें जाने के लिए उनको मिल नहीं रहा था। ये सब सिलसिले चलते चलते 67 में मुलाकात होती है उनकी चित्रा मैम से। चित्रा जगजीत सिंह, सॉरी चित्रा सिंह थी वो उस समय, पर बाद में फिर चित्रा जगजीत सिंह हुई। चित्रा जी भी एक गायिका थी। स्टूडियोज़ में उनकी मुलाकात हुई, धीरे धीरे वो एक रिलेशनशिप में बंध गए और फिर उन्होंने शादी करने का निर्णय ले लिया। ये सब चीज़ें चलती रहीं। अपनी जगह उनकी निजी ज़िंदगी एक रोमानियत से भरी हुई और खुशनुमा सी जा ही रही थी। साथ साथ में करियर भी एक अलग ही मुकाम पे जाने वाला था। उनके स्ट्रगल का तो कोई अंत नहीं था, लेकिन फिर भी एक स्ट्रगल के चलते 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 अचानक ही उनको किसी ने परखा और उनको काम मिला। पहला एल्बम रिलीज़ हुआ 76 में, द अनफॉरगेटेबल। ये एल्बम हाथों हाथ लोगों ने ख़रीदा, क्योंकि उस समय शायद इस किस्म के म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई थी। वो जो आवाज़ों के लोग शिकार हो गए थे, उनको एक शांत और सूदिंग म्यूज़िक की बहुत ज़रूरत थी, जो गज़लों के माध्यम से बाज़ार में फैलता जा रहा था। अनफॉरगेटेबल वॉज ट्रिमेंडस सक्सेसफुल एल्बम। एंड उसके बाद फिर जगजीत साहब ने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। कई एल्बम्स आए, निदा फाजली साहब के साथ इनसाइट आया, जावेद अख्तर साहब के साथ सिलसिले एल्बम आया, इसके साथ ही साथ गुलजार साहब के साथ कहकशा एल्बम आया, कुछ बात चले आया और मरासिम आया। फिर और अलग अलग एल्बम्स उनके आए, मिराज आया, सहर आया।
इस तरह से एल्बम सुन के निकलते रहे और लोग दीवाने होते रहे उनकी आवाज़ के। कई सारे इसमें उन्होंने अपनी फिल्मों में भी अपनी आवाज़ दी। तरकीब फिल्म का आपको वो गीत तो याद ही होगा, मेरी आंखों ने चुना है तुझको दुनिया देखकर, किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देखकर। या जॉगर्स पार्क का वो गज़ल याद है आपको? बड़ी नाजुक है ये मंजिल मोहब्बत का सफ़र है, धड़क आहिस्ता से ये दिल मोहब्बत का सफ़र है। या अर्थ की गज़लें तो सभी को याद होंगी। झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। या फिर वो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। या फिर वो एक गज़ल और थी उसमें, कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वो वही और किसी का क्यों है। अर्थ पिक्चर की गज़लें एक ऊंचाइयों को छूती जा रही थी। महेश भट्ट साहब की फिल्म, बहुत सुंदर कहानी, एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा गीत गायक, सब कुछ परफेक्ट, उसमें कोई कमी निकाल ही नहीं सकता था। कहानी भी बहुत खूबसूरत थी। साथ साथ आई फारूक शेख साहब, दीप्ति नेवल, दोनों की केमिस्ट्री को एक नया मुकाम मिला। जगजीत सिंह साहब की गज़लों ने इस फिल्म को एक बहुत खूबसूरत मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगे, मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगे। रंज और दर्द की बस्ती का मैं बाशिंदा हूँ, ये तो बस मैं हूँ कि इस हाल में ही जिंदा हूँ। ख्वाब क्यों देखूं वो कल जिस पे मैं शर्मिंदा हूँ, मैं जो शर्मिंदा हुआ तुम भी तो शर्माओगे। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगे, बहुत फेमस हुई। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना छाया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया। ये जब फारूक साहब के एक्सप्रेशन के साथ जब ये मर्ज हो जाती थी लाइनें, तो ऐसा लगता था कि नहीं, मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं है, मोहब्बत सिर्फ इससे ऊपर है। मोहब्बत इतनी खूबसूरती से उसको फिल्माया भी गया था और इतनी खूबसूरती से गाया भी गया था। चार चांद लग जाते थे इन चीज़ों की वजह से। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। दुश्मन फिल्म का ये गीत भी आपको याद ही होगा। एक अंदर से एक दर्द उभरता है हमारे अपनों के बिछड़ जाने के बाद, वो दर्द उस गीत में साफ झलकता है। काजोल जो थी उस फिल्म में हीरोइन थी। ये चलते चलते सिलसिले में आपने सुना होगा, सिलसिले की भी बहुत खूबसूरत गज़लें थी। मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं, कि तुम तो फिर भी हकीकत हो कोई ख्वाब नहीं। यहाँ तो दिल का ये आलम है क्या कहूँ तुमसे, भुला सका ना ये जो सिलसिला जो था ही नहीं। भुला सका ना वो ये सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज़ तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक वक्त जो हम में कभी रहा ही नहीं। अगर ये हाल है दिल का तो कोई समझाए, तुम्हें भुलाना भी चाहूँ तो किस तरह भूलूं, कि तुम तो फिर भी हकीकत हो कोई ख्वाब नहीं। ये गज़ल कमाल की चली थी, कमाल की। उसके बाद सजदा एल्बम आया, गम का ख़जाना तेरा भी है मेरा भी, ये नजराना तेरा भी है मेरा भी। शहर में गलियों गलियों जिसका चर्चा है, वो अफसाना तेरा भी है मेरा भी। लता मंगेशकर जी की आवाज़ और साथ में जगजीत सिंह साहब की एक जुगलबंदी, कमाल का गीत, कमाल की गज़ल, और उस पर गुलजार साहब के बोल। कंप्लीट पैकेज था ये एल्बम, ट्विन एल्बम के रूप में आया था ये मार्केट में, और मैंने ख़रीदा था और बड़े चाव से इसको सुना पूरा। उसकी कैसेट ख़त्म हो जाने तक मैंने इसको सुना है, बड़ा मज़ा आया था सुनने में। वो ख़त के पुर्जे उड़ा रहा था, हवाओं के का रुख दिखा रहा था, कुछ और भी हो गया नुमाया, मैं अपना लिखा मिटा रहा था। ऐसी कई गज़लें चलती चली गई, उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो मिर्ज़ा गालिब को तो भुलाया ही नहीं जा सकता। मिर्ज़ा गालिब एक
एक उनके माइलस्टोन कहा जा सकता है उनके करियर में, एक उछाल आ गया था मिर्ज़ा गालिब की वजह से। नसरुद्दीन शाह की लीड रोल में मिर्ज़ा गालिब, गुलजार साहब का एक धारावाहिक था जो डीडी पर आता था, दूरदर्शन पे आता था। इसकी सारी गज़लें जगजीत सिंह साहब ने मोस्ट गज़लें गाई हैं। उनके देखे से आ जाती है जो मुंह पर रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये सब गज़लें एक अलग ही, मतलब पता नहीं क्यों मुझे तो इनको जब भी सुनती हूँ अपनी सी लगती हैं। ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी से काफ़ी जुड़ाव है इन गज़लों का। जो भी मेरी शख्सियत बनी है, जो भी मैं सीख पाई हूँ, जो भी मैं लिख पाती हूँ अपने लेखनों में, कविताओं में, गज़लों में, जगजीत सिंह साहब का बहुत बड़ा हाथ है भाई उसमें। क्योंकि जगजीत सिंह साहब ने उस समय मुझे कलम थमाई थी जब मैं 13-14 साल की रही होंगी। और 13-14 साल की एज में जो मुझे समझ गज़लों से और गीतों से उनके मिली, गुलजार साहब, बशीर बद्र साहब, निदा फाजली साहब, जावेद अख्तर साहब, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन इन नामों ने मुझे भी थोड़ा सा, एक छोटा सा उनके आसपास का कहीं का हिस्सा बना दिया। और मैं बहुत अपने आप पर फ़ख्र महसूस करने लगी कि मैं भी कुछ लिख सकती हूँ। थैंक यू जगजीत सिंह साहब। इसके साथ साथ फिल्मों में काम उनका चलता रहा। काफ़ी सारी गज़लें उन्होंने फिल्मों में गाई। होठों से छू लो तुम तो खैर काफ़ी फेमस भी हुई वो गज़ल। उन्हें 2003 में पद्म भूषण की उपाधि से भी नवाजा गया, जिसके वो वाकई में हकदार थे। ज़रूरी था उनको वो देना। बड़ी दुनिया को एक अलग ही, हमारी भारत को एक अलग ही मुकाम दिया था उनकी गज़लों ने। म्यूज़िक को एक अलग मुकाम दिया था। ये सब साथ साथ चलता रहा, चीज़ें करवट लेती रही, अपने अपने तरीके से बदलता रहा सब कुछ। एल्बम पे एल्बम आते रहे, एल्बम्स हिट होते रहे, लोग दीवानों की तरह उन्हें सुनते रहे, दीवानों की तरह उन्हें एडमायर करते रहे, उनकी मखमली आवाज़ के कायल होते रहे। जगजीत सिंह साहब के जाने के बाद गज़ल सृष्टि में एक बहुत बड़ा गैप निर्माण हो गया है। अब शायद ऐसा कोई फनकार नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है नहीं जानती, क्योंकि जगजीत सिंह साहब जैसा एक ही पैदा होता है सालों में, हज़ारों हज़ारों सालों में एक ही पैदा होता है जगजीत सिंह जैसा कोई एक, जो कि इतने सारे यंगस्टर्स को, बड़े बड़े लोगों को, हमारे जैसे लोगों को, सबको दीवाना बना दिया था उन्होंने। हम तो पागल थे जगजीत सिंह साहब के पीछे। साहब ये आपके लिए ट्रिब्यूट है, आपके काम के लिए ट्रिब्यूट है। आपने जो मुझे कहीं थोड़ा जो सिखा के गए हैं उसके लिए ट्रिब्यूट है साहब। आप ज़रूर खुदा के पास बैठे होंगे, ज़रूर, क्योंकि आपने लोगों को बहुत खुश किया है, बहुत सारी खुशियाँ दी हैं अपने गज़लों के माध्यम से। अब इसके साथ साथ जब 10 अक्टूबर 2011 में ब्रेन हेमरेज की वजह से उनकी डेथ हो गई, एक सिने सृष्टि में, गज़ल फेटर्निटी में एक अंधकार सा छा गया। गुलजार साहब को भी अपने छोटे भाई के जाने का बड़ा गम था। कहते भी थे वो पहले चला गया, हमेशा कहता था आप बड़े भाई हैं और मौका नहीं दिया, वो पहले चला गया। इतनी अच्छी अच्छी बातें गुलजार साहब और उनका रिलेशन, इससे भी पता चलता है कि वो इतने दुखी हुए थे जगजीत सिंह साहब के जाने पर। बहरहाल वो तो एक संपूर्ण कलाकार हैं, एक अच्छे लेखक हैं, इतनी सारी लिखी हैं उन्होंने, कविताएं, कहानियाँ, धारावाहिक बनाए हैं, फिल्में बनाई हैं, म्यूज़िक दिया है। काम उनका बहुत ज़्यादा ह्यूज है, बहुत सारा काम किया है उन्होंने, बहुत सारे नए नए कलाकारों को मौका भी दिया है। उनके आंधी फिल्म, खैर हम गुलजार साहब के ऊपर एक अलग एपिसोड बना सकते हैं, और एक नहीं कई एपिसोड बना सकते हैं, क्योंकि गुलजार साहब का काम बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। पर मैं अभी जगजीत सिंह साहब के बारे में ही बात करना पसंद करूँगी अभी फ़िलहाल इस एपिसोड में, कि बहुत सारी चीज़ें हमने मिस कर दी उनके जाने की वजह से। तो ज़रूर सुनिएगा, कहीं भी आपको मौका मिलता है तो गज़लों से अपना तारुफ करवाते रहिएगा। ये एक नई ज़िंदगी भरते हैं आपकी ज़िंदगी में, नया एक रूमानियत भरते हैं, आपको ज़िंदगी के दुखों से लड़ने की शक्ति भी देते हैं और संभलने की शक्ति भी देते हैं।
तो इसके साथ ही साथ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि उन्हें याद कीजिए ज़रूर, मेरे इस वीडियो के साथ उन्हें भी याद कीजिएगा। और जो गज़लें मैंने आपको इस वीडियो में बताई उनको ज़रूर सुनने की कोशिश कीजिएगा। आप वाकई में बहुत आनंद पाएंगे, बहुत खुशी महसूस होगी आपको, और आप कोटि कोटि प्रणाम करेंगे उस महात्मा को कि इतना अच्छा काम करके वो चले गए। और उनका अच्छा काम, भगवान की दया है कि उनके एल्बम्स, उनके गाने, उनके गीत, उनकी गज़लें आज भी ज़िंदा हैं, लोगों के बीच में ज़िंदा हैं, सर्च करके देखी जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं। तो साहब आपको बहुत 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 नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आपकी वजह से मैं छोटी मोटी शायर बन पाई हूँ, तो आपका धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें, ईश्वर आपको पूरी पूरी सुख प्रदान करें। धन्यवाद। और आप सबके लिए ज़रूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे भी पता चलना चाहिए कि मैं जो काम कर रही हूँ वो आप तक पहुँच रहा है और आपको अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि आपकी ऑनेस्ट राय मुझ तक पहुँचे। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, डू कमेंट ऑन माय चैनल। साथ साथ इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमेशा हंसते रहिएगा, सेफ़ रहिएगा। लॉकडाउन है, खुश रहिएगा, सेफ़ रहिएगा, परिवार के साथ रहिएगा, गज़लें सुनिएगा, जगजीत सिंह साहब को याद कीजिएगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा अगर मेरे इस एल्बम, इस वीडियो से 50% नहीं, 20%, 10% लोग भी अगर जगजीत सिंह साहब को याद करके उनकी कुछ एक हाथ दो गज़लें भी सुन लेते हैं तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे इतना संबल देने के लिए, मुझे प्रोत्साहन देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कीप स्माइलिंग।